वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय डियर कैडेट्स। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर क्लास में असेंबल्ड हैं और ये लेक्चर क्लास स्पेशली जो है एक कंसेप्ट के बेस पर। देखिए, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं इसमें ये बेसिकली दो नेचर के रहते हैं। इसमें एक कंसेप्चुअल बेस रहता है, एक फैक्चुअल बेस रहता है। जब कंसेप्ट की बात करते हैं तो कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्यूरीज होती हैं, अगर आपकी वो सॉल्व हो जाएं तो आप फैक्ट्स इसमें कितने भी सारे एसोसिएट कर लेते हैं इसमें। तो उसी से रिलेटेड हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन से बना हुआ है। देखिए, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन वर्ड है, इसको थोड़ा सा हमें डिराइव करना होगा इसमें। तो सबसे पहले हम पूरा सेक्शन को समझ लेते हैं कि आज के लेक्चर क्लास में हम लोग ऐसे कौन से कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं जिससे हमारे बहुत सारे फैक्ट्स एसोसिएट हो जाएं। तो यहाँ मैं शुरू करूँगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले यहाँ से स्टेट ऑब्लिक यूटी फॉर्मेशन, इसको रीऑर्गेनाइजेशन वर्ड के साथ भी एसोसिएट करेंगे आप इसमें, फॉर्मेशन या रीऑर्गेनाइजेशन के साथ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसको कैसे हमने डिराइव करना है इसमें। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट वन में जो भी आर्टिकल्स हैं उनको डिराइव करेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बड़ा है इसमें। शॉर्ट में मत लेके चलिएगा क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चंस इसके डिस्क्रिप्टिव पार्ट से आते हैं, इसके कंसेप्ट पार्ट से आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा इसमें आपका इंपॉर्टेंट कमीशन एंड कमिटीज़, जो कि पार्ट फर्स्ट से एसोसिएटेड है हमारा, यानी कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मेशन से। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नेम्स, जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं, और प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन। ये हम इंपॉर्टेंट कैप्शंस हैं जिसके थ्रू हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिराइव करेंगे इसमें। तो आज के टॉपिक को मैं शुरू करना चाहूँगा इसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के साथ, ये कि स्टेट रीफॉर्मेशन क्या है ये और किस तरह से हुआ। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में चलते हैं इसमें। हमारे देश में जब आज़ादी के लिए संविधान सभा, आज़ादी के समय संविधान सभा बनाई जा रही थी, हमें पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने इंडिया की इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया था कैबिनेट मिशन में, और कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए भी प्रपोज़ल दिया था। इस कैबिनेट मिशन के प्रपोज़ल पर भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, संविधान सभा बना था, और संविधान सभा भारत का संविधान बना रहा होता है। हमें ध्यान रखना चाहिए, संविधान सभा भारत का संविधान बना रहा होता है, और ये 1946 से ही बना रहा होता है, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस से बना रहा होता है। यानी वो डेट डिक्लेयर था कि हमें आज़ाद करेगा, उससे पहले संविधान बनाने की बात हो रही है। तो हमें अपने संविधान में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पार्ट वन को इन्फ्लुएंस करती है स्टेट फॉर्मेशन को, थोड़ा इसके बारे में हम जानकारी शेयर करेंगे इसमें। तो सबसे पहली बात है कि जब इंडिया उस समय के स्टेटस में था तो पूरी तरह से स्टेट्स जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड थे। कुछ प्रोविंसेस थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, और कुछ ऐसे थे जो कि गवर्नर रूल्स के अधीन आते थे। इस बेसिस पर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में हमारे पूरे स्टेट्स को 4 डिफरेंट पार्ट्स में रखा गया। इन पार्ट्स को थोड़ा सा ध्यान से रखें और इनके नंबर के साथ इनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वो प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिश इंडिया के पास थे, उनकी संख्या थी 17, और ये गवर्नर्स के अंडर में आते थे। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारत में जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था उस समय स्टेट्स को अलग अलग पार्ट में रखा गया था। ये पार्ट में क्यों रखा गया था, थोड़ा सा इसका भी डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। देखिए, हमें पता था कि अंग्रेज़ों ने हमें एक ऐसी शर्त रखी थी कि भारत को आज़ाद करेंगे इसमें, तो ये आज़ादी हमारे देश में जो भी प्रोविंसेस हैं, जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको भी ऐसे ही ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। और क्योंकि ऐसा कंडीशन था इसमें, इसलिए हम उनको कंपेल नहीं कर सकते थे, और इसलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको स्पेशल स्टेटस दिया। जैसे कि हमें पता है इसमें कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने भारत में मर्ज होने से मना कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि मर्ज होने से मना करेंगे तो हम उनको कंपेल नहीं कर सकते। लेकिन हमारी पटेल की जो नीति थी, जो उस समय के होम मिनिस्टर थे हमारे आज़ादी के बाद, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में इस बात को बहुत अच्छे से समझा था कि हमें पूरे इंडिया को यूनाइट करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी जिसमें सारे स्टेट्स एक साथ मिल जाएं। और ऐसे समय में उन्होंने पूरे स्टेट्स को, भारत के जितने भी स्टेट्स थे, उनको अलग अलग 4 कैटेगरीज़ में अलग अलग दर्जे में रखा, जिससे कि अलग अलग स्टेट्स को अट्रैक्टिव कुछ एल्योर करें, इसमें कुछ अट्रैक्शन दे इसमें कि हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। और इस तरीके से 4 अलग अलग भागों में स्टेट्स को डिवाइड किया गया। ये 4 कौन कौन से पार्ट थे, ये थोड़े से एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, इनको नंबर के साथ समझेंगे इसमें। सबसे पहला प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि गवर्नर के द्वारा रूल किए जाते थे। उस समय इनकी संख्या 17 थी।
नेक्स्ट है प्रिंसली स्टेट्स, जो कि राजा और महाराजाओं के स्टेट्स थे। वो मना कर रहे थे कि भारत की आज़ादी के बाद हम शामिल नहीं होंगे, हमें भी आज़ादी चाहिए, और उनको शामिल करना एक बहुत मुश्किल सी बात। ऐसे समय में पटेल की नीति के अनुसार जो है उनको कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस दिए गए, उनके अधिकारों की रक्षा करने की बात कही गई, और उनके रजवाड़े और जितने भी उनके अधिकार थे उनकी सुरक्षा की भी गारंटी ली गई शॉर्टली। तो ऐसे समय में जो है प्रिंसली स्टेट्स को भी उन्होंने एक अलग स्टेट का दर्जा दिया और उनके हेड को राज प्रमुख के नाम से जाना गया। देखिए इनके वर्ड को ध्यान रखेंगे। प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया के हेड को गवर्नर्स कहते थे, प्रिंसली स्टेट्स के हेड को राज प्रमुख कहते थे, जो महाराजा वर्ड जो था ये राज प्रमुख के नाम से आगे। इनकी संख्या 565 थी। नेक्स्ट सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट्स थे, जो केंद्र के द्वारा शासित स्टेट्स जो थे अंग्रेज़ों के समय, जो कि चीफ कमिश्नर के अंडर में आते थे। इनकी संख्या 12 थी। और लास्टली अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल में था। ये 4 स्टेट्स हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किए थे, इस बात का ध्यान रखना होगा। बाद में इन स्टेट्स को मर्ज करके सिर्फ 2 ही भाग बनाए गए, जिसका नाम था स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको पहले रखा गया। कब किया गया था हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले संविधान में राज्यों को कितने भाग में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। उनके प्रमुख कौन कौन से थे उनके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैंने की। अब क्योंकि हमारा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मेशन, ऐसे वर्ड्स जो हैं इसमें, इनको अगर शुरू करना है तो सबसे पहले हमें संविधान का भाग फर्स्ट पढ़ना होगा, क्योंकि ये उसके साथ ही जुड़ा हुआ। इनको हम सेपरेट करके पढ़ेंगे तो हमें इनके साथ एसोसिएट पार्ट्स को इसको छोड़ नहीं सकते। ये दोनों ही अनअवॉइडेबल पार्ट है, एक दूसरे से लिंक्ड अप पार्ट है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं, संविधान का भाग फर्स्ट बात करते हैं इसमें, फर्स्ट या भाग 1 बात करते हैं इसमें, तो इसके साथ हमें 4 आर्टिकल्स दिए जाते हैं। संविधान का भाग 1 जो है 4 आर्टिकल्स के साथ मिलकर बना हुआ है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। इसमें सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन जो है आर्टिकल 1 का आता है और एग्ज़ाम में से क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो आर्टिकल 1 को कहा गया है भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का संघ होगा, बस यही एक सेंटेंस है। लेकिन इस सेंटेंस का एग्ज़ाम में डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लेक्चर जो है कंसेप्ट बेस है, इसलिए फैक्ट्स से ज़्यादा कंसेप्ट के ऊपर जाना है। तो आर्टिकल 1 में कौन कौन सी बातों को शामिल करना है हमें, जिससे कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन हमारे क्लियर हों या पूछे जाने वाले चांसेस बनते हैं इसमें। सबसे पहले भाग 1 में जो बताया गया है इसमें कि भारत राज्यों का और संघ शासित प्रदेशों का संघ होगा। ये संघ वर्ड को डिराइव करें। इस बात को हमें देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन की बात की गई है। अच्छा, ये यूनियन और यूनाइटेड 2 वर्ड में कन्फ्यूज़न होता है इसमें। भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक यूनाइटेड यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो हम यूनियन और यूनाइटेड में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो हमें इस संघ के सेगमेंट को क्लियर करना है। सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ कि भारत को संघ के रूप में, यानी राज्यों के एक समूह के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और इस बात को भारत के संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में सबसे पहली बार डिराइव किया गया था। फेडरलिज्म, संघवाद जैसे शब्दों को यूज़ किया गया था। तो भारत ने इसी शब्द को भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का समूह होगा रखा गया। यूनियन मतलब होता है कि राज्यों को अधिकार नहीं होगा कि वो किसी भी स्थिति में केंद्र से अलग अस्तित्व की मांग रखें या अलग होने की बात करें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो केंद्र के साथ अपनी सहमति नहीं रखते हैं, उनके बीच में डिस्कॉर्ड्स रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सेपरेट करने की मांग नहीं रख सकते। हम देखते हैं पूर्वोत्तर राज्य, नागालैंड जैसे राज्य हमारे पास, इसमें अभी वेस्ट बंगाल से काफ़ी डिस्कॉर्ड्स चल रहे हैं। इसमें कभी कभी महाराष्ट्र या केरला से भी आ जाते हैं डिस्कॉर्ड्स इसमें। महाराष्ट्र इसलिए मैंने कहा क्योंकि महाराष्ट्र को इकोनॉमिक स्टेट भी कहते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसमें। तो भारत के लिए कोई एक राज्य इतने सारे पैसे को कमाएगा इसमें और फिर कहेगा हम केंद्र को दे देंगे इसमें, तो हम अलग रहेंगे तो एक अलग देश के रूप में प्रसिद्ध हो सकते हैं, ज़्यादा विकास कर सकते हैं। तो ऐसी बातें हर समय रहती हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल हम जम्मू कश्मीर का ले सकते हैं, जो आज भी इसका विवाद चल रहा है। जम्मू कश्मीर हमेशा ही अपने आप को जो है एक अलग स्टेटस देने की बात करता था आर्टिकल 370 के तहत, हालांकि इसे अभी मर्ज करके यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। तो हमें ध्यान रखना होगा कि भारत में जो राज्य हैं ये अपने अस्तित्व के लिए केंद्र से अलग करने की मांग कर सकते हैं, लेकिन ये मांग एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि भारत एक यूनियन है और यूनियन का मतलब होता है राज्यों का समूह, और समूह के अंतर्गत राज्यों का विभाजन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इस चीज़ के साथ एक बात समझेंगे इसमें
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वाइल फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को क्लियर किया था इसमें कि ये यूनियन जो है राज्यों के साथ डिस्कशन में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए राज्यों का अधिकार संघ के क्षेत्र में नहीं होगा। यहाँ पर ये कोड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। व्हेन वी यूज द टर्म यूनियन देन इट मीन्स दैट द फाइनल पावर, फाइनल अथॉरिटी इज ऑफ द सेंट्रल ओनली। राज्यों का अधिकार सीमित है और राज्य किसी भी स्थिति में केंद्र से अलग नहीं हो पाएंगे। ये यूनियन का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है और इससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। अब हमने दूसरे पार्ट 1 के साथ टाइप्स ऑफ स्टेट्स, यानी संविधान में कितने भाग राज्यों को रखा गया है इसमें, क्योंकि संविधान का भाग 1 कहता है कि भारत राज्य और केंद्र शासित का संघ होगा। तो हमें राज्यों के भाग को भी पढ़ना है, कितने प्रकार के राज्य थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत में राज्यों का समूह 4 प्रकार के थे और इनका एडमिनिस्ट्रेशन इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब ये 4 प्रकार के राज्य थे तो ये तो 4 प्रकार के राज्य अभी है नहीं, तो एक्चुअली इनकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो इसके लिए हमें संविधान के संशोधन में जाना होगा और भारतीय संविधान के 7वें संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1956 में की गई थी। 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन बिल के नाम से भी जानते हैं, एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस समय में ये चारों ही अलग अलग कैटेगरीज को डिसॉल्व कर दिया गया था, यानी कि अब इनको अधिक अधिकार नहीं दिया जाएगा। इनके सारे अधिकारों को अब सिर्फ 2 भागों में बांटा गया। पहला होगा राज्य और दूसरा होगा केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि हमने चारों को मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद इनको 2 कैटेगरी में डाल दिया। अगर इसको ध्यान से देखें तो एक्चुअली हमने चारों को मर्ज नहीं किया, हमने सिर्फ 3 को मर्ज किया। हमने इन तीनों को मर्ज करके स्टेट्स बना दिया, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर आज भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश का रूलर होता है। तो अंडमान निकोबार जैसे सेक्शन का जो भी सेंट्रल द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल में आज भी रखा जाता है। तो हमने तीनों को मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद उनको स्टेट्स का दर्जा दिया और भारत में सारे स्टेट्स एक प्रकार के ही होंगे, यानी कि हमने 4 अलग अलग कैटेगरीज में जो स्टेट्स के प्रिविलेजेस दिए हुए थे, जो उनके पास विशेषताएं दी हुई थी, उनको विशेष उपबंध दिया हुआ था, अब उनको पूरी तरह से कर्टेल कर दिया गया है और भारत में अब 4 की तरह की जगह पर जो है सिर्फ दो प्रकार के स्टेट होंगे, 2 प्रकार के स्टेट एंड यूटीज़ होंगे। एक स्टेट होगा और दूसरा यूटी होगा। हमने अंडमान निकोबार के स्टेटस को चेंज नहीं किया, क्योंकि ये आज भी यूनियन टेरिटरी है और उस समय भी यूनियन टेरिटरी ही था, यानी कि हमने 3 को मर्ज करके अभी के सेगमेंट में स्टेट्समेंट में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ संविधान का भाग 1 यानी कि कौन कौन सी बातों को डिराइव करता है और किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। जब हमने 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया इसमें, तो उस समय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक सीमा तय कर दी और हमने उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को रखा। ये एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। राज्य पुनर्गठन कानून जो हमारा 1956 में बना है इसमें, तो ये पुनर्गठन क्यों हुआ, क्योंकि उससे पहले राज्यों का जो क्षेत्र था ये 4 अलग अलग भागों के नाम से था, राज्य और केंद्र शासित जो थे। लेकिन बाद में 1956 में इसको 7वें संविधान संशोधन से इनको बदलकर सिर्फ 2 प्रकार किया गया, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारा भाग 1 से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं इसमें। इससे भी रिलेटेड और फैक्ट्स हैं जो आगे हम बात करेंगे। अभी अब हम आएंगे पार्ट 2 में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट 2 का भी लेंगे इसमें। पार्ट 2 के इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि भारतीय संविधान भारतीय संसद को ये अधिकार देता है कि वह किसी भी नए क्षेत्र को भारत के संघ में शामिल करे। द पार्लियामेंट हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू मर्ज एनी फॉरेन टेरिटरी इन द इंडियन टेरिटरी। भारत के संसद के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी विदेशी क्षेत्र को भी, किसी भी बाहरी क्षेत्र को भी भारत के एक संघ में शामिल कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य नहीं, सिर्फ संसद को अधिकार है और संसद ऐसे कानून को ला सकती है। हमें ध्यान रखना होगा सेकंड एक्ट जो है हमारा, ये सेकंड एक्ट भारत के बाहर के क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए बनाया गया है। अब हम बात करेंगे इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ एक विवाद जो कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो कि थोड़ा सा हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सेकंड वाले आर्टिकल से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे है उसको मैं लास्ट में करूंगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 3 में। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि भारत में जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होगा उसकी सीमाओं को बढ़ाया जा सकता है, उनको घटाया जा सकता है, उनको मर्ज किया जा सकता है, एक को 2 राज्यों में बांटा जा सकता है, यूनियन टेरिटरी को राज्य बनाया जा सकता है, उनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है,
ये जितने भी प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 3 में इनको शामिल किया गया। हमें ध्यान रखना होगा जैसे कि आज जो है मद्रास चेन्नई के नाम से है और कलकत्ता कोलकाता के नाम से है, नाम में परिवर्तन हुआ। पहले उत्तर प्रदेश जो था वो आज के दिन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में डिवाइड हो गया। पहले जो बिहार था आज के दिन में बिहार और झारखंड में डिवाइड हो गया, यानी कि सेपरेशन ऑफ स्टेट्स किया जा सकता है। तो ऐसे ही हमारे कानून आर्टिकल नंबर 3 में दिए गए। हमें ध्यान रखना है कि दोनों जो है भारत में नए राज्यों को बनाने की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 2 स्पेशली भारत में नए राज्य जो कि फॉरेन टेरिटरीज हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 3 जो है इंडियन टेरिटरी के भाग को, क्योंकि भाग बढ़ते नहीं हैं, ये सिर्फ जो है डिवाइड किए जा सकते हैं, इसलिए इसको रीऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इस वर्ड के साथ जो है आर्टिकल 3 थोड़ा सा हमें ध्यान रखना हो। ये सेपरेशन की बात करता है, मर्जर की बात करता है और नाम में परिवर्तन की बात करता है। राज्यों को बांट सकते हैं, राज्यों को मिला सकते हैं। जब मैं राज्य बोल रहा हूँ तो केंद्र शासित को भी समझना है आपको। और नेक्स्ट है आपका उनके नाम में परिवर्तन भी किया जा सकता है, जैसे कि हमने कोलकाता और कलकत्ता जैसे क्षेत्र का एग्जाम्पल लिया। हम आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 4 में, क्योंकि हमें पार्ट फर्स्ट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है इसमें। पार्ट 4 में जो है इस बात को विशेष रूप से बताया गया है कि भारत में जो नए राज्य बनेंगे वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 2 और 3 में जो नए राज्य बनाए जा रहे हैं वो भारतीय संविधान का संशोधन नहीं होगा। ये भारतीय संविधान का संशोधन क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। हमारा जब संविधान बन रहा था तो हमने जो है दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउज लिया जिसका नाम था आर्टिकल 368। मैंने लिखा हुआ था आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में एक प्रावधान रखा गया, प्रोविज़न रखा गया इसमें कि समय आने पर हम किसी भी संविधान की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम संविधान में संशोधन करने की बात कर सकते हैं। हमें पता था कि हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें आएंगी जो बाद में जो है किसी न किसी चेंज की डिमांड करेंगे। देखिए वर्ल्ड के हमने सिविलाइजेशन में देखा है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हमने संविधान बनाया है। तो इसमें एक बात खास थी कि उस समय जो वैलिड थी, बाद के समय में उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। तो भारत ने इस बात को साउथ अफ्रीका के संविधान से इस क्लाउज को लिया है आर्टिकल 368 को, और कहा कि हम संविधान में अपने चेंज करना चाहें तो संविधान में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 4 में इस बात को स्पेशली बताया गया कि नए राज्यों को बनने का मतलब संविधान का चेंज नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा तो कैसे पता करेंगे इसमें, क्योंकि जब भी संविधान संशोधन होता है तो संविधान संशोधन का एक नंबर दिया जाता है 10वां, जैसे हमने पढ़ा अभी 7th अमेंडमेंट में राज्यों को मिला दिया गया। तो इसी तरह से कहा गया इसमें कि भारत में जब ये नए राज्यों का बनना होगा इसमें, तो इनका कोई नंबर डिकोड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये संविधान का संशोधन नहीं है, एकमात्र संशोधन है। लेकिन ये संविधान में संशोधन नहीं है। संविधान में संशोधन और संविधान का संशोधन दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर आता है। नई चीज़ों को जोड़ना संविधान में संशोधन करना नहीं हुआ। तो ये आर्टिकल 4 का डेरिवेशन है कि अगर हमने नए राज्यों को बनाया तो ये संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको कहा था कि आप आर्टिकल 2 में थोड़ा सा देखिएगा। देखिए 1960 में एक विवाद आया जो कि भारतीय संविधान में, भारतीय इतिहास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट विवाद था, और ये विवाद था आज के समय का वेस्ट बंगाल, जिसको आज के समय का बांग्लादेश, जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था। तो पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच में अभी का जो भारत का क्षेत्र है और उस समय पूर्वी पाकिस्तान जो था, जो आज बांग्लादेश के नाम से है, इनके बीच में एक संधि के द्वारा भारत ने अपने कुछ क्षेत्रीय सीमा को दूसरे देश को देने की बात कही, यानी कि क्षेत्र सीमा विवाद को लेकर। देखिए आज भी ये विवाद है, बांग्लादेश के एनक्लेव्स, ये हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, जो हाल ही के कुछ वर्षों पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है इनको सॉल्व किया गया था। बांग्लादेश एनक्लेव्स के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं, न्यू मोर आइलैंड्स जो रहते हैं बे ऑफ बंगाल में, जिसके ऊपर भारत और बांग्लादेश दोनों ही क्लेम करता है और दोनों का ही एक आइसोलेशन पार्ट है। वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होता, वोटर आईडी भी नहीं है उनके पास, किस देश के नागरिक हैं वो भी कंफ्यूज हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए एक संधि होकर भारत ने अपने कुछ क्षेत्रों को उधर दिया और उनके क्षेत्रों को शामिल किया। ऐसे करके एग्रीमेंट इंटरनेशनली होते हैं। तो ऐसा ही एक केस 1960 में हुआ, जिसमें कि कुछ क्षेत्र को भारत ने, पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश के साथ है, उनके साथ एक सहमति बनाई। ये केस जो है केंद्र सरकार और बेरूबारी के साथ विवाद का केस बना, जो सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के इस क्लाउज में एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया। एग्जाम का क्वेश्चन बनता है इसमें,
जो कि आर्टिकल 2 से जुड़ा हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी नया राज्य बनाने पर तो संविधान का संशोधन नहीं होगा। अगर भारत में कोई नया राज्य बनेगा तो संविधान का संशोधन नहीं होगा, लेकिन भारतीय सीमा का कोई भाग अगर दूसरे को दिया जाए तो जाहिर सी बात है ये संविधान के संशोधन से ही किया जा सकता है, और ये संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 से ही होगा। तो ये बेरूबारी का जो केस है, एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हम नई सीमा को लेकर राज्य तो बना सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्रीय सीमा को अगर देने की बात हो तो वो उसको हम संविधान के संशोधन के बिना हम नहीं कर सकते हैं, और ये केस 1960 का बेरूबारी केस के नाम से जाना जाता है। और इस बात को जब हमने संविधान में रखा है इसमें, तो उसको हम 9th अमेंडमेंट के नाम से हम पढ़ते हैं। तो 9th अमेंडमेंट जिसको हम संविधान संशोधन कहते हैं, 9वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि यदि भारत अपनी सीमा को दूसरे क्षेत्रों के साथ शामिल करता है तो ये संविधान के संशोधन की प्रक्रिया मानी जाएगी, जबकि बाकी भारत के अंदर शामिल होने वाले क्षेत्र वो संविधान संशोधन का भाग नहीं माना जाए। तो ऐसे ही क्षेत्र के साथ जो है हमारे ये 4 आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन है। अब नए राज्य बनने की जो हमारे देश में कानून है उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। नए राज्य की डिमांड होती क्यों है? नॉर्मली नए राज्य की डिमांड भारत में प्रशासकीय स्थिति पर, एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पर ही किए जाते हैं। बड़े बड़े राज्य होते हैं, वहाँ तक केंद्र की सुविधाएं, केंद्र की योजनाएं नहीं पहुँच पाती हैं, और वो क्षेत्र जो है अपने लिए अलग प्रशासन की मांग करते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए राज्यों को छोटा बनाया जाता है। तो भारत में राज्यों के सेपरेशन की बात तो कही गई थी, लेकिन भारत में एक नया शब्द जुड़ता है, डिमांड ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण होना। तो भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे, और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये भाषा वर्ड जो है सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड की बात जो है ये सबसे पहले पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ जुड़ती है। भारत के लिए पहला संविधान बनाने वाले पंडित मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने 1928 में भारत का एक संविधान बनाने की बात कही थी। साइमन कमीशन के बाद उन्होंने भारत का एक संविधान लिखने की बात कही थी। हालांकि वो संविधान दो राष्ट्र की संभावना पर आधारित था, डोमेनियन स्टेटस का संविधान था, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन उस संविधान में उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात को कहा था। पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात को 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू, कौन है मोतीलाल नेहरू? हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री के फादर, जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने भारत के लिए पहला जब संविधान बनाया था 1929 में जब पेश किया था, तो उसे डोमेनियन स्टेटस कहा गया था, दो राष्ट्र का सिद्धांत कहा गया था। और इस संविधान को उन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में नहीं माना। तो उनसे पूछा गया क्या चाहते हैं, तो कहा पूर्ण स्वराज चाहते हैं, हम दो राष्ट्र का सिद्धांत नहीं चाहते हैं, पूर्ण स्वराज चाहते हैं। तो ये है मोतीलाल नेहरू के संविधान और उससे संबंधित कुछ बातें, जिन्होंने कहा था कि हमें जो है भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि लोग जो है सहज होकर अपनी बातों को और अपने संविधान को एंजॉय कर सकें। तो ये बात जो है इम्पॉर्टेंट जुड़ती है इसमें। लेकिन भाषा के आधार पर जो संवैधानिक निर्माण हो रहा है, ये मांग भारत में कई समय से पहले आती है। इससे पहले भारत में एक नाम जुड़ता है जिसका नाम है मधुसूदन दास। ये भारत के इतिहास में संवैधानिक विकास में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग की थी। देखिए मैंने नाम लिखा है मधुसूदन दास। इन्होंने 1895 में पहली बार कहा कि नहीं, उड़ीसा के नाम, उड़िया जो लोग बोलते हैं, उड़ीसा में रहने वाले लोग उड़िया बोलते हैं, तो उड़िया बोलने वालों के लिए उड़ीसा नामक एक नया राज्य बनना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मधुसूदन दास। और आज़ादी से पहले भारत में सबसे पहले भाषा का निर्माण जो हुआ है, भाषा के आधार पर राज्य जो बना है भारत में, वो है आपका उड़ीसा। तो ये 1895 में पहली बार जो है मधुसूदन दास ने इस मांग को रखा कि उड़िया बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य उड़ीसा होना चाहिए, उड़िया और उड़ीसा होना चाहिए। इस मांग को देखते हुए भारत में ये मांग चलती रही इसमें, और इस मांग से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर, क्योंकि देश की आज़ादी की मांग चल रही थी और ऐसी कुछ बातें बोल दे जिससे लोग ज़्यादा प्रभावित हो जाएं और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में और ज़्यादा जुड़ें इसमें, तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी इसी तरह की मांग को एक्सेप्ट किया था अपने कानून में। तो ये बात तो धीरे धीरे चलती रही इसमें। और हमें पता होना चाहिए कि 1936 में मधुसूदन दास के इसी मांग के आधार पर वहाँ पर जो जनता आंदोलन कर रही थी,
भारत में पहली बार उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और इसी भाषा के आधार पर उड़ीसा भारत का पहला राज्य बना। इसकी मांग कब हुई थी? 1895 में। किसने की थी? मधुसूदन दास ने की थी। और इस मांग के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? 1936 में उड़ीसा बना था। उड़ीसा हमारा प्री इंडिपेंडेंस में बना था, इसलिए वर्तमान के संविधान में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन फिर भी एक बैकग्राउंड का पार्ट है इसमें। तो उड़ीसा हमारा बन गया पहला। मधुसूदन दास ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था 1895 में। इसके बाद जो है, जब भारत हमारा संविधान लिखा जा रहा था, आज़ाद संविधान पूरा बना भी नहीं था इसमें, तो भारत में जो है आज़ादी 1947 में मिल गई थी। संविधान तो हमारा लिख कर तैयार हुआ था 1949 में, 26 नवंबर 1949 में, यानी आज़ादी के बाद का पूरा समय चल रहा है। अब भारत में इसी मांग को लेकर कि हमें भी भाषा के आधार पर नए राज्य चाहिए, इस मांग को देखते हुए भारत में संविधान बन रहा है आपका अभी। तो इसके लिए कुछ कमेटीज़ भी बनाई गई थी इसमें कि क्या ये मांग सही भी है कि नहीं, क्या हमें आज़ाद भारत के संविधान में भाषा के आधार पर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक, हमें इस डिमांड को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। तो इस बेसिस पर भारत में कुछ ऐसी कमेटीज़ बनी जिसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है। एग्जाम के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। सबसे पहला जो है हमें पंडित मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों का निर्माण होना चाहिए इसमें। इसके बाद इसको ये प्री इंडिपेंडेंस है इसलिए इसको नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कानून में इस बात को रखा था। अब हम बात कर रहे हैं भारत में भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग हो रही है, उसके आधार पर जो है हमारी कौन कौन सी कमेटी है जिसको ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले एस.के. धर समिति, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज थे एस.के. धर थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई 1947 में। ये नवंबर 1947 में बनाई गई इसमें, और कहा गया इसमें कि इनको रिवाइज़ करिए, एक बार एनालाइज करिए कि क्या ये जो है डिमांड सही है कि नहीं। एस.के. धर ने इस डिमांड को स्टेट का लिंग्विस्टिक पर होना, भाषा के आधार पर राज्यों का होना, इस डिमांड को पूरी तरह से डिसअप्रूव कर दिया और कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे डिवीज़न हो जाएगा, जनता के बीच में डिवीज़न होगा और बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। तो इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया। एस.के. धर कमेटी की सिफारिश जो है आगे और कहा गया कि नहीं बन सकता। फिर भी डिमांड चलती रही इसमें, और इस डिमांड में जो है सबसे इम्पॉर्टेंटली जो था आंध्र प्रदेश में ये डिमांड चल रही थी। आंध्र प्रदेश के लिए ही डिमांड क्यों चल रही थी, इसको थोड़ा सा नक्शे से समझे। हम देखते हैं ये भारत का दक्षिणी भाग है। इसमें ये दक्षिणी भाग को हम समझ सकते हैं, ये पूरा है मद्रास, ये मद्रास है आपका। और मद्रास जो है, क्योंकि अंग्रेज़ों का इंटरेस्ट जो था वो बंदरगाह क्षेत्र जो थे, उन्हीं क्षेत्रों तक जो है अंग्रेज़ों का इंटरेस्ट था इसमें, और बाकी के जो क्षेत्र थे वो ट्राइबल क्षेत्र थे, वहाँ पर इनका विकास नहीं हुआ था। और ये जो क्षेत्र थे जहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपने प्रोविंसेस बना रखे थे, उनका विकास बहुत ज़्यादा अधिक हो चुका था, और रहने वाले लोग भी ज़्यादा सभ्य थे, ज़्यादा सिविलाइज थे, और वो जो है उनके साथ मैचअप नहीं कर रहे थे, और उनका विकास नहीं हो रहा था, जो कि रिमोट में रह रहे थे या फार कोस्टल रीजन में रहते थे। ऐसे समय में यहाँ पर डिमांड बढ़ी आज़ादी के बाद कि हमें मद्रास से अलग कर दिया जाए, क्योंकि मद्रास एक डेवलप हो चुका है। हमें पता होना चाहिए, हमने इससे पहले भी इस सेक्शन को पढ़ा है कि भारत में पहली बार पहला म्यूनिसिपैलिटीज़, पहला नगर प्रशासन जो था 1687 में मद्रास में ही बना है। तो सोचिए कि नगर का प्रशासन कितना समय पहले बन चुका है, तो मद्रास कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका होगा। तो इसकी डेवलपमेंट से बाकी रीजन जो है बिल्कुल अलग थे, आइसोलेट थे इसमें, और इसीलिए आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी लोगों ने कहा कि हमें तेलुगु भाषी लोगों को एक अलग स्टेट का स्टेटस देना चाहिए, और ये डिमांड आंध्र प्रदेश के रूप में है, जो कि रायसीमा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के साथ था, जिसको हम तेलंगाना के नाम से जानते हैं। तो इन क्षेत्रों के साथ जो है आंध्र प्रदेश की डिमांड हुई। एस.के. धर समिति ने इस डिमांड को खारिज कर दिया। इसके बाद जो है JVP कमेटी बनाई गई। JVP नाम के साथ पढ़ना होगा हमें। JVP बोलने से क्या होगा, इसको नाम जोड़ें। J फॉर जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। V फॉर वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे पहले गृह मंत्री थे। और P फॉर पट्टाभी सीतारमैया, ये उस समय कांग्रेस के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और सरकार के जितने भी कानून बनते थे इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। हमें ध्यान रखना होगा, गांधी जी ने एक बार कांग्रेस के चुनाव में कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया को मेरी तरफ से मैं अपॉइंट करता हूं, अगर ये इनको ये सोच के वोट दीजिए कि ये गांधी जी के प्रतिनिधि हैं, और उनकी हार पे, क्योंकि वो हार गए थे सुभाष चंद्र बोस से, तो गांधी जी का स्टेटमेंट आया था, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, मेरी हार है। तो आप समझ सकते हैं इनका राजनीतिक कद कितना बड़ा था।
तो JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, JVP भी याद करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 1948 में जयपुर सेशन में इसके ऊपर, क्योंकि भारत के शीर्ष नेता थे, अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गए और गृह मंत्री हो गए, इससे बड़ा तो कोई नेता नहीं होता देश का, और इन्होंने अपनी कमेटी में कहा कि नहीं, भारत का भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो ये मांग यहीं पर खारिज हो गई। लेकिन इस मांग के खारिज होने के बाद भारत में आंध्र प्रदेश की मांग करने वाले पोट्टी श्रीरामुल्लू जो थे वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए, वो अनशन पर बैठ गए कि नहीं, आप हमारी मांग को नहीं मान रहे हैं और हमारी मांग के आधार पर जो है राज्य का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि वो संविधान में लिखी हुई बात नहीं थी। देश आज़ाद हो चुका था इसमें, 1950 में संविधान लागू भी हो चुका था इसमें। जब उनकी बात को नहीं माना गया इसमें, तो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए इसमें, और हंगर स्ट्राइक पे बैठने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। स्ट्राइक के दौरान ही जब उनकी मृत्यु हो गई, तो 1952 में उनकी दिसंबर में उनकी मृत्यु हो गई थी ये। और उसी समय दिसंबर में ही नेहरू जी ने जब देखा कि जन आंदोलन काफ़ी आक्रोशित हो चुका है इसमें, जनता अब सड़कों पर आ चुकी है, क्योंकि वो जन नायक थे, जनता के नेता थे इसमें, और देखा कि उनकी एक डिमांड को जो है जनता ने नहीं माना। भले वो डिमांड जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, लेकिन जनता की सिंपैथी जुड़ी हुई थी, और ये पूरी तरह से एक ऐसी स्थिति बन रही थी कि एक सिविल वॉर में चले जाए, गृह युद्ध की स्थिति बन रही थी। नया नया देश आज़ाद हुआ था, भारत इस स्थिति में था नहीं कि ऐसी स्थिति से निपट पाए, क्योंकि ये जनता जो है पूरी तरह से आक्रोशित हो चुकी थी केंद्र के पक्ष, क्योंकि केंद्र सरकार इनकी मांग को नहीं मानी, जिसके कारण वो मर गए। और क्योंकि मांग उनकी अपनी व्यक्तिगत नहीं थी, उन लोगों के लिए थी, इसलिए पूरे लोग जो है आक्रोशित हो चुके थे और एक बहुत बड़ा आंदोलन आ गया था। नेहरू जी ने इस बात को समझ लिया और 15 दिसंबर 1952 को इस बात का निर्णय ले लिया कि भारत में जो है नया राज्य बनेगा। उनको घोषणा कर दी कि ठीक है, आपकी मांग को मान लिया गया। आंदोलन रुक गया, भारत एक बहुत बड़े गृह युद्ध जैसी समस्या से बच गया इसमें। तो हमने ये सारी कमेटीज़ पढ़ी, इस कमेटीज़ का रिजल्ट जो भी निकला, लेकिन जन आंदोलन के बाद वो चीज़ रुक गया। अब बात ये थी कि ये आंदोलन हमारा का रिजल्ट या आउटकम जो भी है इसमें, लेकिन नेहरू जी ने, जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नए राज्य की बात तो भाषा के आधार पर मान ली है। अब इसको बनाया कैसे जाए, इस बात को बनाने के लिए 1953 में आंध्र प्रदेश की मांग को मान लिया गया था भाषा के आधार पर। यानी कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के अलग अलग भागों में भी ये मांग चलेगी, तो हम राज्य कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए इन्हें एक कमेटी का निर्माण किया जिसका नाम था फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी जो था 1955 में बना, और फजल अली कमेटी में 2 और सदस्य थे, यानी 3 सदस्यों का एक समिति था। जस्टिस फजल अली और उनके साथ हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर, ये तीनों नाम मैंने लिखे हैं, एग्जाम के क्वेश्चन हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। फजल अली, जस्टिस फजल अली भी कह सकते हैं, इसको फजल अली कमेटी कहते हैं, लेकिन ये जस्टिस थे। तो जस्टिस फजल अली कमेटी, जिसके 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू, जिसको HN कुंजरू भी कहते हैं, और KM पनिक्कर, ये 2 अन्य सदस्य थे। इन्होंने इस समिति को एक समिति की रिपोर्ट पेश की, क्योंकि अब तो राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर बनना ही बनना है, क्योंकि इसकी घोषणा की गई है। तो कैसे बनेगा, तो इसका उन्होंने एक ब्यौरा बना के दिया। और 1956 में पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों की बात को एक्सेप्ट कर लिया गया, और इस आधार पर हमें ध्यान रखना होगा 1956 में एक्सेप्ट कर लिया गया। तो राज्य का पुनर्गठन अब कैसे किया जाए, इसके लिए भारत में 7वां संविधान संशोधन आ गया। हमें ध्यान रखना होगा 7वां संविधान संशोधन 1956 में आ गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया, और भारत में इससे पहले के जो भी प्रोविंसेस थे उनको डिसॉल्व कर दिया गया, उनको मर्ज कर दिया गया, और सिर्फ 2 ही प्रकार के क्षेत्र रखे गए, एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरीके से हमारा जो है इस कमेटी का रिपोर्ट और भारत में जो है राज्यों के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत। तो हमने आज देखा है इसमें कि भारत में राज्य बनने का बैकग्राउंड क्या है इसमें। अब हम लास्ट में एक सेक्शन को कवर कर रहे हैं इसमें, इनका प्रोसेस क्या है, ज़रा इस प्रोसेस को थोड़ा समझ ले, बड़ा एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कोई राज्य बनेगा कैसे, भारत में किसी भी राज्य को बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, इस प्रक्रिया को थोड़ा समझना होगा। तो भारत में किसी भी राज्य को बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही शुरू की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति इसको इनिशिएट नहीं करते हैं। राष्ट्रपति इसको इनिशिएट नहीं करते हैं। हमें पता होना चाहिए कोई भी राज्य बनाने का संवैधानिक अधिकार किसको है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद को ही अधिकार है राज्य बनाने का, और किसी को नहीं।
और संसद में सरकार जो होती है वो मिनिस्टर्स होते हैं, लोकसभा में मिनिस्टर्स होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है इसमें। राज्यसभा में मिनिस्टर्स नहीं होते। तो हमें इस बात को देखना है कि प्रेसिडेंट किसी भी चीज़ को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेते हैं, वो मंत्रिमंडल की सलाह पर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर सबसे पहले राष्ट्रपति एक ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं इसमें राष्ट्रपति के द्वारा, और जिस राज्य का बंटवारा होना है या मर्जर होना है उनकी विधानसभाओं को, उनकी स्टेट असेंबली के पास ये ब्यौरा जाता है कि आपके स्टेट को मर्ज करना है या उसको सेपरेट करना है। और इसके साथ वो टाइम फ्रेम देते हैं। टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम जो है 2 हफ्ते का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, जो भी है राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह। राष्ट्रपति जो है कॉन्स्टिट्यूशनली एक रबर स्टैम्प माने जाते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिमंडल के समूह के आधार पर ही अपने निर्णय लेते हैं। वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन नहीं लेते। लेकिन राष्ट्रपति एक टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं राज्य के लिए जिसका बंटवारा होना है। राज्य जो है उस दौरान कहता है नहीं, मैं नहीं बंटने दूंगा, हमें ध्यान करना होगा। बिहार का बंटवारा जब 2000 में हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था, तो उससे पहले उस समय बिहार में जो है श्री लालू यादव की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, और उस समय उन्होंने कहा था कि बिहार का बंटवारा किसी भी कीमत पर नहीं होगा, मेरी लाश पर होगा। लेकिन आज लालू यादव भी जिंदा हैं और बिहार भी बढ़ चुका है इसमें। तो हमें इस बात को ऐसे समझना चाहिए कि स्टेट का कोई भी ब्लैकमेल, स्टेट का कोई भी डिमांड जो है, ये राष्ट्रपति या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए एग्री करना कोई कंपल्शन नहीं है, कोई दबाव नहीं रहता है इसमें। तो स्टेट का लेजिस्लेचर इस बात के लिए उनको एडवाइस कर सकता है कि देखिए हमें इतना ही बांटिए, हमें नहीं बांटिए। लेकिन ये बात मानना नहीं मानना जो है वो राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है। और मैं बता चुका हूँ राष्ट्रपति का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर मानेंगे। तो राष्ट्रपति राज्य के बंटवारे की शुरुआत कहाँ से हो सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल देता है। तो राष्ट्रपति ने एक तरफ दिया है, सबसे पहले दिया है राज्य जिसका बंटवारा होना है, एक टाइम फ्रेम दे दिया है इसमें। उस टाइम फ्रेम के बाद जो है इसको किसी संसद के किसी भी सदन में, पार्लियामेंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एनी हाउस, एनी हाउस मतलब लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी भेज सकते हैं। जनरली ये बिल जाता है लोकसभा में क्योंकि सरकार वहीं पर होती है, बहुमत में वहीं पर रहती है। तो वहाँ पर जो है जब ये बिल जाएगा, प्रस्ताव जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में, तो वहाँ पर सिर्फ साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। जब भी हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं तो हमारा मतलब होता है 50% + 1, ऐसा वर्ड लिखा जाता है। 51% नहीं लिखा जाता है, 50% + 1 ऐसा वर्ड करके लिखा जाता है, तो उसको हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 100 सदस्य हैं, तो 100 सदस्य का 50% 50 हो गया और फिर 1 ले लेते हैं। तो ऐसा करके वर्ड हमारा लिया जाता है। नहीं 51, 50%, 100%, यानी 100% का 50% हो गया 50, अब +1 यानी 51। तो इस तरीके से वर्ड हमारा जो है साधारण बहुमत के साथ आता है। लोकसभा में अगर साधारण बहुमत में पास हो गया तो फिर राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पर भी साधारण बहुमत से अगर पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति उसको साइन कर देते हैं, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद राज्य के बंटवारे की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। यानी कि स्टेट का फॉर्मेशन अगर थोड़ा सा रिवाइज करें एक बार, स्टेट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले ये राष्ट्रपति के पास ही बिल इनिशिएट होगा। मंत्रिमंडल सिर्फ राष्ट्रपति के थ्रू ही करा सकती है, खुद भी नहीं कर सकती। तो ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य जिसका बंटवारा होना है या जिसका मर्जर होना है उनके पास भेजेंगे। वो असेंबली के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो ना कहे, सिर्फ सलाह दे सकती है, एडवाइस दे सकती है। और ये एडवाइस को मानने का या नहीं मानने का, ये दोनों ही चांसेस जो हैं ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के पास डिपेंड करता है, इनडायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। और अगर इस एडवाइस को मान लिया जाए तो ठीक है, उसको रखा जाएगा, और नहीं माना जाएगा तभी भी इसके सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और संसद के दोनों सदन इसको 50% मेजोरिटी से पास करेंगे, 51% मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से पास करेंगे। और संसद में जब पास हो जाता है तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे इस पर, और राष्ट्रपति सिग्नेचर के बाद स्टेट का बंटवारा माना जाता है, स्टेट का फॉर्मेशन माना जाता है। तो इस तरह से हमने आज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट फॉर्मेशन पार्ट पढ़ा है। इसमें स्टेट फॉर्मेशन पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसमें, इनको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। इसमें एग्ज़ाम के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हमने कवर किया है इसमें, और इसको ज़रूर नोट में लिख लीजिएगा। आप अपने एडवाइस शेयर करिएगा मेरे साथ इसमें, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स या डाउट्स आ रहे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे इसमें। थैंक यू।